एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। और हम आ गए हैं पांचवें पड़ाव पे यानी कि टॉपिक 5, जिसके सब टॉपिक्स हैं मेनली एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि इलेक्शन में पर्टिकुलर कुछ सब टॉपिक्स हैं जो कि इसमें हम कवर करेंगे। टॉपिक 5 में पीटी 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस की एंटी डिफेक्शन लॉ, साइमल्टेनियस इलेक्शंस, डिलिमिटेशन कमीशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो है जम्मू कश्मीर के केस में भी और भी बहुत सारी जगह है वहाँ पे जो है न्यूज में रहा है। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2021, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, सोशल डेमोक्रेसी और कुछ अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज AAEA, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज RUPPs and election symbols, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, उसके बारे में जो भी न्यूज में है वो उसके बारे में बात करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम मल्टीपल सीट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स। सो ये जो है पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स हैं, यानी कि टोटल 8 मेन टॉपिक्स हैं और जो टोटल 6 हैं वो सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। तो इसके बाद इसको मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही लेक्चर में इसको अपलोड कर दूं, तो ताकि आपके 4 लेक्चर्स ऑलरेडी ये कॉमन जो है टॉपिक 1 टॉपिक 2 करके मैंने 4 कॉमन लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो वो आप देख लेना, जिससे कि टोटल जो प्लेलिस्ट मोस्ट प्रोबेबली एक कंप्लीट प्लेलिस्ट जो होगी शायद से 7 घंटे की बनेगी एंड ये आपको हेल्प करेगी आपके रिविजन में। अब जो है स्टार्ट करते हैं इलेक्शन। इलेक्शन आपने देखा ही होगा कि डिफरेंट टाइप के इलेक्शन है, चाहे MP MLA का इलेक्शन हो, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन हो, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो। तो जो है इलेक्शन जो बॉडी है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं व्हाई इट वाज इन पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र, एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस आया, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट गिर गई वहां पे और उसके बाद वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट बनी। तो मेनली जो है पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से महाराष्ट्र में डिस्कशन जो है चल रहा था। सो महाराष्ट्र हैज रेज्ड डिस्कशन ओवर लीगैलिटीज ऑफ द इलेक्टेड MLAs स्विचिंग पार्टीज, यानी कि पार्टी जब पार्टी में जीत गया बंदा और MPs एंड MLAs और दूसरी पार्टी में चला जाता है वो जब एक पर्टिकुलर पार्टी से वोट लेने के बाद, तो उसकी वजह से एक पार्टी जो है एक पार्टी की तो सरकार गिर जाती है, तो भाई इसको तो लॉस ही लॉस होता है। दूसरी पार्टी की बल्ले बल्ले हो जाती है, बाकी MP MLA खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, ये काफी न्यूज में आप सुन ही रहे होंगे। तो उसकी वजह से जो है ये सब काफी ज्यादा फेस करी होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है डिफेक्शन होता क्या है। अब डिफेक्शन की बात करते हैं। डिफेक्शन में बी डिफाइंड एज अ प्रैक्टिस ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग बाय अ मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट टू अनदर, यानी कि एक पॉलिटिकल जो भी आप कह सकते हैं कि फ्लोर में एक पार्टी से बंदा जो है दूसरी पार्टी में जा रहा है, या फिर प्रैक्टिस ऑफ फ्लोरिंग क्रॉसिंग बाय ए मेंबर ऑफ वन पॉलिटिकल आउटफिट्स टू द अनदर, यानी कि एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाना। तो ये जो है डिफेक्शन हुआ। ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड एज द हाउस ट्रेडिंग, यानी कि हाउस ट्रेडिंग का मतलब है यहाँ पे अब किसी पार्टी ने पैसा देके और जो है MP MLA को खरीद लिया, तो ये जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, उसकी वजह से सरकार गिर जाती है, या फिर आप कह सकते हैं कि इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे in instance in Lok Sabha, if MP of party A join party B, there are said to, यानी कि एक पार्टी A और पार्टी B है, 2 पार्टीज है। अब A पार्टी का जो MLA है वो B पार्टी में चला जाता है, उसको कोई भी लालच हो, चाहे मिनिस्ट्री का लालच हो या किसी भी चीज का लालच हो, तो उसकी वजह से दिस इज कॉल्ड द डिफेक्टेड, दस विल फेस द प्रिवेलेंट एंड एंटी डिफेक्शन प्रोसीडिंग्स। तो उसके अगेंस्ट जो है एंटी डिफेक्शन की प्रोसीडिंग्स जो है लगाई जा सकती है। अब जो ये चीज बहुत ज्यादा चल रही थी पहले, अब इसमें क्या हुआ कि जब 10-15 लोग मिला के एक पार्टी बना ले, तो या फिर उसमें से जैसे कि किसी पर्टिकुलर पार्टी में से 50% MLA चले जाएं दूसरी पार्टी में, तो तब डिफेक्शन नहीं लगेगा। अब यहाँ पे जो आया एंटी डिफेक्शन लॉ में provides for the disqualification of MLAs who after being elected on ticket of a political party voluntarily give up their पार्टी मेंबरशिप, यानी कि पार्टी से मेंबरशिप अपनी दे दी हो, उसको जो है एंटी डिफेक्शन उसके ऊपर लग जाएगा। बात आती है 10th शेड्यूल की, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आया,
any question regarding disqualification arising out of defection is to be decided by the presiding officer of the house। यानी कि ये जो है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि एंटी डिफेक्शन उस बंदे पे लगेगा या नहीं लगेगा। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बात करते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर गिविंग अफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द 10th शेड्यूल। जो 10th शेड्यूल के प्रोविजन है उसको अफेक्ट में लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना जो है पूरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथ में ही दिया गया है और ये पावर दी गई है। ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स के लिए। इफ मेंबर वोट और abstain from the voting is such house contrary to any defection issued by his political party। किसी के पॉलिटिकल पार्टी ने भी बोल दिया और बोला कि भाई ये दूसरी पार्टी में चले विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ द सच पार्टी, और उस पार्टी से उसने ना तो परमिशन ली ना किसी को बताया भैया चुपचाप जाके दूसरी पार्टी में बैठ जाओगे तो भाई दूसरे को तो बुरा लग नहीं है यहाँ पे, तो वही चीज आ रही है। सच एक्ट हैज नॉट बीन condoned by the party within 15 days। और 15 दिन का जो है ये एक प्रोसीडिंग है या 15 दिन का एक प्रावधान है। नॉमिनेटेड मेंबर्स इफ he or she joins any political party after expiring of 6 months, यानी कि 6 महीना निकल जाने के बाद अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इंडिपेंडेंट मेंबर इफ ही जॉइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, इंडिपेंडेंट मेंबर अगर ज्वाइन कर लेता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और 6 महीने का ड्यूरेशन में अगर करता है तब भी जो है वो उसको उसकी जो क्या कहते हैं मेंबरशिप रद्द कर दी जाएगी। अब इसमें आ जाता है नेशनल पार्टी स्टेटस। नेशनल पार्टी स्टेटस है क्या? अ पॉलिटिकल पार्टी वुड बी कंसीडर एज नेशनल पार्टी इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, यानी कि चार स्टेट्स में जो है उसको सीट मिल जाती है जैसे 6% के लगभग। And if its candidate polled at least 6% of the total valid vote in any 4 or more states in last Lok Sabha Assembly elections and at least 4 MPs in last Lok Sabha polls। जैसे कि आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। It has won at least 2% of the total seats in Lok Sabha from not less than 3 states, यानी कि कम 2% से कम सीट ना हो और जो है 3 स्टेट से कम में सीट ना मिली हो तब ही मिल सकता है, और अगर इससे कम में मिलता है तो फिर पार्टी का दर्जा नहीं मिलेगा। एट प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड 8 पार्टीज एज नेशनल पार्टीज। 8 पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टी हैं। अब यहाँ पे बात आती है लॉ अलाउज द पार्टी टू मर्ज विद इनटू अनदर पार्टी प्रोवाइड दैट एट लीस्ट 2/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेचर आर इन फेवर ऑफ मर्जर, यानी कि दो तिहाई से ज्यादा 2/3 से ज्यादा जो लेजिस्लेचर्स हैं या मेंबर्स हैं वो एग्री हो जाए मर्जर के लिए, तब तो ये जो है लागू होगा। एंड एक्सेप्शंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये इसके एक्सेप्शन, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देन ही कुड रिजाइन फ्रॉम हिज पार्टी एंड रीजॉइन द पार्टी वंस ही डिमिट्स दिस पोस्ट, यानी कि उस पोस्ट को छोड़ने के बाद जो है वो पार्टी ज्वाइन कर सकता है। अब आती है साइमल्टेनियस इलेक्शन की बारी। क्यों न्यूज में है ये? द इशू ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस पार्लियामेंट्री एंड असेंबली इलेक्शंस हैज बीन रेफर्ड बाय लॉ कमीशन फॉर अ प्रैक्टिसेबल रोड मैप एंड फ्रेमवर्क, यानी कि उसका जो एक पर्टिकुलर रोड मैप पर फ्रेमवर्क तैयार करना और ये जो है पूरा साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शंस के बारे में जो भी चीजें हैं वो किस तरीके से आपको मतलब उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है। अब बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। इट मींस स्ट्रक्चरिंग इंडियन इलेक्शन साइकिल इन अ मैनर दैट इलेक्शंस टू लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज आर सिंक्रोनाइज्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ जो है उनका सिंक्रोनाइजेशन होना, अंडर विच वोटर्स इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट फॉर बोथ एट सेम डे, यानी कि क्योंकि देखो खर्चा भी होता है इलेक्शन कराने के लिए, जो भी आपके टीचर्स बैंकिंग में जो भी एम्प्लॉयज हैं स्टेट एम्प्लॉयज वगैरह को सबको लगाना पड़ता है और स्टाफ वगैरह होता है। तो ये जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि जैसे कि बीडीसी के जो इलेक्शंस होते हैं और प्रधानी के जो इलेक्शन होते हैं तो वो दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि डबल का खर्चा नहीं आता
बस आपको जो भी जो एम्प्लॉयज होते हैं और जो जिनको डेलीगेशन दिया जाता है इलेक्शन कराने का, वो एक ही टाइम पे एक ही दिन जो है दोनों इलेक्शन इजीली हो जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख का भी और जो है ग्राम पंचायत का भी। अब इसमें एक चीज और आती है, simultaneous elections doesn't mean that voting across country for Lok Sabha and state assembly happens on a single day, यानी कि पूरे देश में नहीं होगा, बट इट इज लाइक पर्टिकुलर टेरिटरी में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट कैन बी कंडक्टेड इन अ फेज वाइज मैनर, यानी पर्टिकुलर सेगमेंटेशन करना होगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है, फिर उसके बाद किसी और स्टेट में हो रहा है। अब मेनली बात करते हैं स्टेट इलेक्शन जो भी हैं, जैसे लोकल इलेक्शन है, प्रधानी वाले इलेक्शन, और उसके लिए तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है डिवीजन वाइज या जिले के हिसाब से किया जाता है, तो वो इस तरीके से चलता रहता है। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रधानी के इलेक्शन और जो भी जिला पंचायत जिला परिषद के इलेक्शन है वो एक साथ कराए जाएं। अब बात आती है साइमल्टेनियस इलेक्शंस norm until 1967, but following dissolutions of the some legislative assemblies in 1968 and 69 and that of Lok Sabha in 1970, elections to be state assemblies and parliament have been held separately. पहले ये जो होता था सेपरेट किया जाता था, जिसकी वजह से खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता था। नाउ साइमल्टेनियस इलेक्शन का जो आइडिया आया प्रपोज बाय इलेक्शन कमीशन इन 1983, और 1983 के बाद ये आइडिया था कि भाई साइमल्टेनियस इलेक्शन करा के पैसा भी खूब बचाया जा सकता है, रिसोर्सेज बचाए जा सकते हैं। तो इट वाज आल्सो रेफर्ड बाय द लॉ कमीशन एंड नीति आयोग एंड रिकमेंडेड बाय द दिनेश गोस्वामी कमेटी। तो ये आप याद रखना, जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी। अब इसमें जो है कुछ आर्टिकल्स हैं काफी इंपॉर्टेंट, इसको देख लेते हैं। लोकसभा shall have a normal term of 5 years from the date appointed for its first meeting and no longer, यानी कि उसका जो फर्स्ट मीटिंग है उसका जो टेन्योर है वो 5 साल का है। आर्टिकल 83 मेंशन करता है। 85 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज पावर टू डिसॉल्व लोकसभा ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है लोकसभा को, और प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। आर्टिकल 172 बात करता है लेस डाउन द टर्म फॉर लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज 5 years। आर्टिकल 174 बात करता है गवर्नर हैज पावर टू डिसॉल्व स्टेट असेंबली ऑन द एडवाइस ऑफ द स्टेट कैबिनेट। तो स्टेट कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं उनके और या फिर कैबिनेट के एडवाइस पे जो है इसको डिसॉल्व किया जा सकता है। अब आता है डिलिमिटेशन कमीशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये टिक मार्क लगा लेना आप, और इसको अच्छे से स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर लेना इसमें। अब इसमें क्योंकि मैंने ये चीज ही बताई है कि जैसे मैंने शॉर्ट में एक एक पेज पे लिखा हुआ है कि टॉपिक 1 में क्या क्या है, टॉपिक 2 में क्या क्या है, तो उसके जो भी सब टॉपिक्स हैं वही उसी तरीके से आप जो है इसको कवर करेंगे, और रिवीजन के टाइम पे बहुत इजी रहेगा आपके लिए। बात आती है डिलिमिटेशन कमीशन की, तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात करते हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा जो डिलिमिटेशन कमीशन की बात करी गई जम्मू कश्मीर के लिए, बिकॉज इसको आर्टिकल 370 हट गया है वहां पे। आर्टिकल 35A जो है ऑटोमेटिकली एब्रोगेट हो गया है वहां से। तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है क्या करता है कि आप कहाँ पे कौन कौन कहाँ पे वोट करेगा, इसका डिसीजन जो लेगा डिलिमिटेशन कमीशन ही लेता है। और न्यूज में जम्मू कश्मीर की वजह से ही है। तो जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस कंक्लूड्स, इसमें जो भी और कुछ न्यूज भी है इसके अलावा, डिलिमिटेशन कमीशन वाज सेट अप ऑन March 6, 2020 टू raw boundaries of assemblies and parliamentary constituencies in Jammu and Kashmir. The commission has proposed increasing the numbers of seats in the union territories from 83 से 90 जो सीट हो गई हैं इसकी। Besides, there are 24 seats in Pakistan occupied Kashmir (POK) that continues to remain vacant। क्योंकि अब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो फिर हमारा उसमें अभी कोई ऐसा अधिकार नहीं चल रहा है, इस वजह से वो वैकेंट है। उसके अलावा डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स NES as per section 8A and RPA 1950, president can order delimitation exercises to be carried out in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland। तो वहां पे जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है एक्सरसाइज कर सकती है डिलिमिटेशन एक्सरसाइज
एवरीवन, तो हम बात करने वाले थे डिलिमिटेशन कमीशन की। और डिलिमिटेशन कमीशन को जो है मेनली आपने स्टैटिक क्वेश्चन में भी पढ़ा होगा कि डिलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है कि कौन कहाँ पे वोट देगा। मेनली जो है डिस्कशन जो चल रहा है जम्मू कश्मीर का, और उसके अलावा जो है डिलिमिटेशन जो कमीशन की एक्सरसाइज है वो अदर स्टेट्स में भी होती थी, जैसे कि 4 स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, वहां पे होती थी। बट इस बार क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर में तो जो आर्टिकल 370 था उसकी वजह से भी काफी इंपॉर्टेंट है डिलिमिटेशन कमीशन। एंड वाई इट वाज इन न्यूज, मेनली जो है डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेटअप है वाज ऑन 6 मार्च 2020 रिड्रॉ बाउंड्रीज ऑफ द असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो उसको जो है तो रिड्रॉ करना पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और उसकी वजह से जो है ये पहले जो सीट थी वहां पे तो 83 थी, जो कि फ्रॉम 83 टू 90 यानी कि 83 से 90 कर दी गई हैं। और जो 24 सीट है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, वो जो है एज इट इज रहेंगी, खाली ही है, क्योंकि वहां पे हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवा सकते। बात आती है डिलिमिटेशन कमीशन इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट की। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है डिलिमिटेशन कमीशन सेक्शन 8A of the People Representative Act 1950, President can order delimitation exercise to be carried out in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur and Nagaland. डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है 51 साल से वहां पे नहीं हुई है, और उसकी वजह से जो है जो भी लास्ट टाइम जो हुआ था 2002 से 2008 में कैप्ट आउट द दिस NES used to apprehension on over use of the 2001 census, क्योंकि हर सेंसस पे डिलिमिटेशन कमीशन का फॉर्मेशन होता था, बट 4 बार हो चुका है अभी तक। उसके बाद जो है अभी ये जो है फ्रीज कर दिया गया है 2026 तक कि कोई नया डिलिमिटेशन कमीशन जो है फॉर्म नहीं होगा। उसके अलावा प्रेसिडेंट ने इस बार ऑर्डर किया है 2020 में कि ये 4 स्टेट्स जो हैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, इनको भी डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज यहाँ पे की जाए। अब डिलिमिटेशन कमीशन का अगर कॉन्स्टिट्यूएंट ये पार्लियामेंट ने इनेक्ट करता है, पार्लियामेंट और डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट आता है, उसमें मेनली जो है डिलिमिटेशन कमीशन 1952, 96, 73 और 2002 में आया। और 2002 में जो है 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको जो है फ्रीज कर दिया गया, और लोकसभा एंड स्टेट असेंबली स्टिल एटलीस्ट 2026, तो जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आर्टिकल 170 जो है स्टेट ऑल्सो गेट डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट आफ्टर दी सेंसस। अपॉइंटमेंट की अगर बात करते हैं, प्रेसिडेंट जो है इनके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है विद द कोलैबोरेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको जो है अपॉइंट किया जाता है, जिसमें कि 3 मेंबर होते हैं ईच रेस्पेक्टिव स्टेट, या जो भी 3 मेंबर्स होते हैं जो कि रेस्पेक्टिव स्टेट से होते हैं, जिसमें से या तो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए या फिर अंडर सर्विस हो। उसके अलावा इलेक्शन कमिश्नर हो या फिर इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करे किसी और को। उसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कंसर्न्ड स्टेट हो। तो ये जो है ये 3 मेंबर्स होते हैं। फंक्शन जो होगा मेनली उसकी बाउंड्रीज वगैरह को डिसाइड करना होता है, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन का काम है। जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल रोल की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्टोरल ऑफिसर अनाउंस दैट एनीवन, जो कि पहले क्या होता था कि जो जम्मू कश्मीर का जो है क्योंकि नागरिकता थी तो सिर्फ वही वोट कर सकते थे, बट जब से आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ है वहां पे, तो अब ये जो है वहां पे जैसे कोई दूसरे स्टेट से जाके वहां बिजनेस कर रहा है या फिर कोई किसी भी काम से गया हो, जॉब वगैरह करता हो, तो वो जो है अपने जो भी नेटिव स्टेट से अपना वहां से नाम कटवा के, मतलब वोटर आईडी वगैरह से, तो ये जो है वहां पे जाके अपना नाम लिखा सकते हैं और अब वोट दे सकते हैं। तो ये जो है रीजन था। ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन डिलिमिटेड डिटरमाइंड बाय इलेक्टोरल रजिस्टर्ड ऑफर ऑफ अ कॉन्स्टिट्युएंसी, तो अब जाके वहां पे आराम से वोट दे सकते हैं। आर्टिकल जो 370 था वो सिर्फ ऑर्डर करता था फोर्सफुली कि जो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स हैं सिर्फ वही वोट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। अब नॉन परमानेंट रेजिडेंट भी जाके वहां पे रजिस्टर करा सकते हैं अपना नाम, और उसी तरीके से दे सकते हैं। उसी तरीके से एनपीआर इंक्लूड्स वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज लिव्स इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस 1947। तो उसके बाद है रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल इन जम्मू कश्मीर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्किंग ऑन फ्रेश इलेक्टोरल रोल्स, क्योंकि अब डिलिमिटेशन कमीशन उसमें काम करेगा। और जो भी 6 जो है डिवीजन है, 6 डिवीजन जो है जम्मू के हैं और 1 डिवीजन जो है कश्मीर का है, तो टोटल 7 डिवीजन है जिसपे जो है इलेक्टोरल रोल फिर से
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा वहां पे बनाया जाएगा और फ्रेश इलेक्टोरल रोल को बनाना है वहां पे। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करते हैं, बहुत क्विकली बता रही हूँ मैं। सो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एज सच बहुत सारी चीजें नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक सिंपल सी चीज है कि आप किसी पार्टी को फंड देना चाहते हो, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, या फिर 50 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो। तो फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदोगे एसबीआई से, क्योंकि एसबीआई ने एक रिपोर्ट, क्यों न्यूज में है, एसबीआई ने एक रिपोर्ट जो है मेंशन की है यहाँ पे कि 2018 से 10,000 करोड़ का जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इशू करे हैं उन्होंने, और 2017-18 में जो है के यूनियन बजट में जो है इलेक्टोरल बॉन्ड नाम की जो भी टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसमें कि जो फंडिंग होती है पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री एंड लाइक आप कह सकते हो कि बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के जो है आप पार्टी में फंडिंग कर सकते हो। उसके अलावा इसका एक और रैशनल था कि फंडिंग में जो भी कोई लिमिटेशन ना हो, कोई फंडिंग एलिमिनेट की जा सके, पॉलिटिकल फंडिंग किस तरीके से आ रही है। और क्योंकि अब ऐसे किसी को कैश नहीं दे सकते हो किसी भी पार्टी को, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ही जो है ये फंडिंग दे सकते हो या भी हेल्प कर सकते हो, जिससे कि जो है प्रोटेक्शन किया जा सके डोनर का, और उसके बाद जो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो वो भी थोड़ा ध्यान में रखा जा सके, और फ्रॉडुलेंट की जो भी कंडीशन होती है उसको भी सेफ गार्ड किया जा सके। अब बात आती है इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। एक तो ये सबसे बड़ी बात है कि इंटरेस्ट फ्री फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एनोनिमस के नाम पे बनाया जाते हैं, और जिस पार्टी को आप जाके दोगे तो वो उसको एनकैश करा लेगा। कोई भी खरीद सकता है, हु मे परचेज दिस, तो कोई भी खरीद सकता है, सिटीजन ऑफ इंडिया और या फिर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंट्री। उसके बाद इसका जो भी कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं है, चाहे 1,000, 10,000, 1 लाख, 1 मिलियन, 10 मिलियन और मोर देन दैट एज वेल, तो आप इजीली जो है ये दे सकते हो। मे सच बॉन्ड्स बी बॉट 10 डेज के लिए ओपन होता है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर में 10 दिन के लिए, और जो है 15 दिन के अंदर आप इसको एनकैश कर सकते हो अगर आपकी पार्टी को ये जो है मिला है। विच पॉलिटिकल पार्टीज आर एलिजिबल रिसीव डोनेशन थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो कोई भी जो भी पॉलिटिकल पार्टी 1% ऑफ द वोट इन द लास्ट लोकसभा इलेक्शन स्टेट असेंबली, ये जो है आरपीए एक्ट के तहत 1951 के तहत था, और उसमें जो भी सेक्शन 29A के थ्रू आता है, विच वॉज when was announced, so announcement is यूनियन बजट 2017 to 18 में आया, एंड इसके जो भी मेन फीचर्स है उसकी कोई एक तो लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स आप खरीद सकते हो, 15 दिन के अंदर इसको जो है इनकैश करना। अगर ये कोई पार्टी फेल हो जाती है उसको इनकैश करने में, तो ये जो है मिनिस्टर रिलीफ फंड में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाएगा। तो ये जो है इसका टोटल जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में था। बात करते हैं हम इलेक्शन लॉज या अमेंडमेंट एक्ट 2021, why it was in use। President gave the assent to Election Laws and Amendment Act 2021. About the act, it amends Representation of People Act 1951, and इसमें जो भी ये Representation of People Act 1951 आया, 50 and 51 दोनों भी implement certain electoral reforms। तो कुछ electoral reforms जो है किए गए, उसके जो भी कुछ मेन फीचर्स की अगर बात करते हैं, इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट 2021 में लिंकिंग इलेक्टोरल रोल डेटा विद आधार। जो भी इलेक्टोरल रोल है, यानी कि जो आपका आइडेंटिफिकेशन है और उसको जो है आधार से लिंक करना मेनली, एंड बाय अमेंडिंग ऑफ सेक्शन 23 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। इलेक्टोरल रजिस्टर की बात करते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर में रिक्वायर अ पर्सन टू furnish their Aadhaar number to establishing their identity। तो आइडेंटिटी एज एन आइडेंटिटी उसका काम करेगा जो है आधार। उसके अलावा पर्सन विल नॉट बी डिनाइड इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल और हैव देयर नेम्स डिलीटेड फ्रॉम द रोल। यानी कि अगर उसका नाम कहीं से डिलीट भी हो जाता है, तो अगर आप अपना आधार दिखा रहे हो उसकी वजह से आप जो है इसको आराम से इनेबल करवा सकते हो। फर्निशिंग आधार नंबर ड्यू टू सफिशिएंट causes as prescribed, such person may be permitted to furnish alternate documents prescribed by the central government। और उसके अलावा आप जोड़ सकते हो अपने नाम को उसमें, जो भी इलेक्टोरल रोल का जो भी लिस्टिंग होगी उसमें। इट प्रोवाइड्स फॉर क्वालिफाइंग डेट इन अ कैलेंडर ईयर विच विल बी January 1st, April 1st, July 1st and October 1st। Act replaces the term wife विद स्पाउस इन बोथ द एक्ट्स। यानी कि वाइफ का नाम जो है स्पाउस के नाम से लिखा गया वहां पे, या फिर ये टर्म को रिप्लेस कर दिया गया। एक्ट एक्सपेंड द पर्पस फॉर विच परमिशन कैन बी क्वेश्चन। तो ये जो
प्रीमाइसेस कैन बी क्वेश्चन। तो इसका जो भी एक्सपेंड किया गया है उसके जो भी रीजन को, अपार्ट फ्रॉम दिस दीज इंक्लूड यूजिंग द प्रीमाइसेस फॉर काउंटिंग स्टोरेज ऑफ द वोटिंग मशीन एंड पोल रिलेटेड मटेरियल एंड रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी फोर्स एंड पोल पर्सनल। यानी कि ये सारी चीजें भी जो होंगी इसमें इंक्लूड करी गई हैं, जिसमें कि वोटिंग वगैरह, उसका जो भी स्टोरेज है, बैलेट पेपर, यानी कि अब तो मशीन आने लगी है वोटिंग मशीन, तो उन सबको से रखना। 1951 एक्ट परमिट्स स्टेट गवर्नमेंट टू रिक्वायर requisition permissions needed or likely to be needed for being used a polling station or storing ballot boxes after a poll has been conducted। यानी कि पोल कंडक्ट हो गया हो तो उसको प्रॉपरली रखने का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट को परमिट किया गया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की अगर बात करें, आरपी एक्ट 1950 inter alia provides for mainly allocation of seats in and delimitations of the constituencies for election to the House of the People and the legislature of the states, qualification of the voter and such elections and preparation of the electoral roll। यानी कि electoral roll को जो है प्रिपेयर करना, क्वालिफिकेशन जो है इलेक्शन की वोटर के लिए, उसके अलावा जितनी भी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिलिमिटेशन कमीशन ने चाहा कौन कहाँ पे वोट कर सकता है उसको प्रॉपर जो है उसकी डिटेलिंग रखना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 की अगर बात करते हैं तो इंटर आलिया प्रोवाइड्स फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टू द हाउस और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट का जो भी लेजिस्लेचर है उसके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह, डिस्क्वालिफिकेशन हो मेंबर्स की और हाउसेस की, करप्ट प्रैक्टिसेस एंड अदर ऑफेंसेस एट और इन कनेक्शन विद सच इलेक्शन एटसेट्रा। ये सारे जो भी हैं ये सब का सेफ गार्ड करेगा जो भी पीपल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन की अगर बात करें, रिमोट वोटिंग। अब रिमोट वोटिंग के बारे में भी बात करेगी कि कई बार होता है कि रिमोट वोटिंग रेफर्स टू द mechanism that allows electors to vote from locations other than polling station। सपोज करो कि आप यहाँ पे अमेरिका से पोल कर रहे हो या फिर आप एक स्टेट में हो, यूपी में इलेक्शन है और आप बैठे हो झारखंड में, तो वहां से आप जो है ऑनलाइन या कोई भी इसी टाइप की मैकेनिज्म को बढ़ावा दिया जाए जिससे कि अगर वोटर्स अपना वोट डालना चाहें ऑनलाइन तो वो इजीली डाल सके। तो यही है रिमोट वोटिंग। अब इसमें आता है असाइंड टू दियर रजिस्टर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज ईदर विद इन कंट्री और इवन अब्रॉड। वोटिंग राइट्स for NRIs were introduced in 2011 through an amendment of RPA 1950. However, Section 20A of the Act require overseas electors to be physically present in their electoral constituencies to cast their vote। यानी कि उनको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। अदर मैकेनिज्म ऑफ द वोटिंग अगर आप बात करें, प्रॉक्सी वोटिंग इंट्रोड्यूस इन 2003। अ रजिस्टर्ड इलेक्टर कैन बी डेलीगेट हिज वोटिंग पावर टू अ रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि सपोज करो मेरा वोट है दिल्ली में और मैंने किसी को बोल दिया कि भाई मैं तो हूं नहीं यहाँ पे, मेरा वोट जो है आप जाके डालो। तो ये जो होता है प्रॉक्सी वोटिंग होती है कि आपकी जगह पे कोई और आपका रिप्रेजेंटेटिव वोट डालने जा रहे हैं। ओनली अ क्लासिफाइड सर्विस वोटर which includes member of armed forces, BSF, CRPF, CISF, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये जो लोग हैं इनका जो है वोट दिया जा सकता है थ्रू प्रॉक्सी वोटिंग। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम ETPBS, here ballot papers is transmitted through electronic means to service voters। Members of the armed forces, police services outside station, government employees posted outside India and their spouses, people under preventive detention, special voters such as the President of India और Vice President of India, जो है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट को यूज करके उनका वोटिंग वगैरह करवाई जा सकती है। पोस्टल बैलेट फॉर NRI। इलेक्शन कमीशन CEC recently told that a proposal on extension of the ETPBS facility for NRIs being contemplated, और इसके लिए एडवोकेट किया जा रहा है कि उन्हें भी ये चीज प्रोवाइड
नहीं चाहिए या फिर करवाने की कोशिश करनी चाहिए. With election commission at present allow NRIs to register as overseas electors as long as they have not acquired the citizenship of another country. They have to reach their respective polling booths to cast their votes in person or voting day. यानी कि वोटिंग डे और इन पर्सन वो जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं. इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें जो कि आर्टिकल 324 और 329 में आता है. इन पार्ट 15th of the constitution deal with the elections. Following are the few features of the Indian electoral system, जिसमें कि मेनली जो फीचर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एक वोट एक वैल्यू होनी चाहिए. एंड उसके अलावा हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट लेस देन द 18 years of एज. 18 साल से कम की उम्र नहीं होनी चाहिए तो आप वोट करने के लिए अधिकार रखते हो. कास्ट और के जो है रेस वगैरह के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट. 84 सीट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए. 47 सीट्स हैं लोकसभा में, लोकसभा एंड असेंबली ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर डिलिमिटेड विद द हेल्प ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन. एरियाज बाउंड्रीज चेंज फ्रॉम इलेक्शंस टू elections, but the number of constituencies will not be changed up to the year 2026. यानी कि पॉपुलेशन चेंज होना और ये सारी चीजें भी हो तभी, लेकिन 2026 तक ये फ्रीज करा गया है. डिलिमिटेशन कमीशन का न्यू एस्टैब्लिशमेंट नहीं होगा. वोटिंग टेकन प्लेस थ्रू फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड in case of the Lok Sabha election and through representative of people act in case of Rajya Sabha election. Political parties are an indispensable part of the electoral process. तो ये जो है इलेक्टोरल प्रोसेस है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है इंडिस्पेंसिबल है इन प्रोसेस की. अपॉइंटमेंट की अगर बात करते हैं, अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन कमिश्नर्स की, तो ये जो है न्यूज में क्यों था. मेनली सबसे पहले तो एक प्राइवेट मेंबर्स बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी फॉर इलेक्शन कमीशन एंड मोर अबाउट न्यूज विल टेक टू insulated appointment process of election commissioner and mandate that they should not be eligible for any post retirement jobs. यानी कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स के लिए एलिजिबल ना हो, ना ही उनको ये जो है परमिशन दी जाती है. सो अब बात करते हैं. लेट मी ड्रिंक सम वाटर. सो इट सीज द members of election commission including chief election commissioner and to be appointed by the prime minister led by the panel. यानी कि प्राइम मिनिस्टर उसको लीड करेंगे. दूसरी चीज आती है बिल सीक्स टू गिव इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर फिक्स टर्म ऑफ 6 years. 6 साल का उनका टेन्योर होगा. और रीजनल कमिश्नर फिक्स टर्म ऑफ 3 years. जो कि रीजनल कमिश्नर्स होंगे उसका जो टेन्योर होगा 3 साल होगा फ्रॉम द डेट ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट्स. अब बात आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. तो अपॉइंट किया गया था मेनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत आता है ये. और जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है या फिर 65 साल की उम्र तक जो भी पहले पूरा हो जाएगा उसके हिसाब से आप जो है उस पद से हटा दिए जाएंगे या फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा वो. तो फिर सर्विस कंडीशन की अगर बात करें, सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन एज अ रीजनल कमिश्नर और कांट बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्शन ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर. फंक्शन की अगर बात करें तो जितने भी इलेक्शंस हैं टू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन इंडिया एंड ऑफिसेज ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे जितने भी इलेक्शंस हैं ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इनको कंडक्ट करवाता है. अब बात आती है अबाउट प्राइवेट मेंबर बिल की. प्राइवेट बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मेंबर अदर देन अ मिनिस्टर, तो उसको जो कहा जाता है प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है. एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड एंड डिस्कस ऑन फ्राइडेज. तो हर फ्राइडे को ये फ्राइडेज को ही डिस्कस किया जा सकता है. Admissibility is decided by the chairman in case of Rajya Sabha and speaker in Lok Sabha. No private members bill has become an act in 1970.
तो 1970 से ये हुआ कि कोई भी प्राइवेट बिल को जो है वो एक्ट नहीं बनेगा फ्रॉम 1970। स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्शन कमीशन की बात करें तो मेनली जो है 25 जनवरी 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है होता था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1989 में 1 जनवरी 1990 तक 3 मेंबर बॉडी आई। फिर उसके बाद 2 जनवरी 30 सितंबर 93 तक एंड देन ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और उसके बाद है 1 अक्टूबर 1993 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स आर देयर। तो ये जो है इसका प्रोग्रेसिंग थी और स्ट्रेंथनिंग थी। सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और अदरवाइज आई विल कंपाइल इट अकॉर्डिंगली। हे गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डेमोक्रेसी। अब सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मेन चीज आती है आपके दिमाग में, एक चीज आती है सोशलिटी, यानी कि जो भी समाज में प्रजातंत्र है उसको लेके जो बात करते हैं। अब मेनली आती है नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती है मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसमें कि लोग जो है अपनी ओपिनियन देते हैं और उसी के बेसिस पे जो है डेमोक्रेसी चलती है। तो मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज इन द डिस्कशन ड्यू टू द रिसेंट स्वीडन इलेक्शन। और रिसेंट स्वीडन इलेक्शन में जो इलेक्शन हुए हैं स्वीडन में उसके लिए जो है बात करते हैं। अब नॉर्डिक मॉडल की बात करें तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन द सोशल वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि वहाँ पे सोशल वेलफेयर को टारगेट किया जाता है और इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से काम किया जाता है एंड दैट इज अडॉप्टेड बाय द नॉर्डिक कंट्री स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आयरलैंड। सो ये जो है ये कंट्रीज जो हैं हर चीज में टॉप पे होती हैं, जनरली पॉपुलेशन कम है और जो है जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह काफी अच्छे लेवल पे हैं। उसके अलावा इनका जो भी सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। सो दिस मॉडल हैज हेल्प दीज कंट्रीज achieve significant outcomes like high level of international trades, participation in the globalization, economic progress, low level of inequality and high living standards, higher labor participation rates in the world। और ये सारी जो चीजें हैं वो सोशल डेमोक्रेसी ही कर रहा है। तो एक चीज कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है एक तो, और हर चीज को सिखाना इज नॉट दैट इजी। फीचर अगर बात करें सोशल डेमोक्रेसी सिस्टम की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, सो रिलायंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेके, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। एंड apart from this comprehensive social welfare schema and emphasis on the publicity provided social services and investment in the child care ho chahe education research among others and then funded by the progressive taxation, क्योंकि progressive taxation policy यूज की जाती है वहां पे और उसी के बेसिस पे जो है ये वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं। अब प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन with active labor unions and employer associations, these are present there. This allows a significant collective bargaining, wages negotiation and coordination, besides an active role in गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। तो ये जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, चाहे वो वहाँ की पब्लिक हो और चाहे गवर्नमेंट हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो डिफरेंस है वो आपको पता ही होगा कि कैपिटलिज्म जो है मोर ओवर प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। सोशलिज्म की अगर बात करते हैं तो इट इज मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ the nation. Social democracy is an ideology that seeks to promote egalitarianism within a capitalism system, यानी कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही एक आइडियोलॉजी है। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक interventions in order to create fair and equal society within a capitalist framework, यानी कि कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क है, लोग प्रॉफिट के बारे में भी बात करते हैं, ऑन द अदर साइड सोशल वेलफेयर के लिए लोगों के लिए काम भी किया जाता है। इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो सब इक्वल है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी में सीक्स टू क्रिएट ग्रेटर इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। वहां पे जैसे कास्ट, जात पात, भेद, रंग, इस टाइप की बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि आप अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे। थ्रू मेजर्स सच एज wealth
redistribution and welfare provisions. Representative democracy is also used as a means by which greater equality can be achieved. Evolution as revolution, अगर इसकी बात करते हैं तो unlike Marxist, social democratic seeks change through evolution rather than the revolution, and they tend to promote models that combine capitalism and socialism. दोनों चीजों को कंबाइन करके इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है इसमें. एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड स्टेट ओन या फिर स्टेट ओनरशिप. यूनिवर्सल सर्विसेज की अगर बात करोगे आप तो मॉडर्न जो है सोशल डेमोक्रेसी जो कैरेक्टराइज बाय इट्स कमिटमेंट to the universal provisions of the services such as health care, education and जितनी भी ये सारी चीजें हैं उसके लिए स्टेट भी जिम्मेदार है और लोग भी अपने जो काम करते हैं वो काफी जिम्मेदारी से करते हैं. तो कंट्रीब्यूशन है दोनों का ही, चाहे हेल्थ हो, सर्विस सेक्टर हो, केयर सर्विसेज वगैरह हो, एल्डरली पीपल के लिए, चाइल्ड के लिए भी पूरी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं. अब सोशल डेमोक्रेट्स ऑल्सो स्ट्रांगली प्रोमोटेड वर्कर राइट्स. तो ये इट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. तो ये जो था ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है इस टाइप से. और सिग्निफिकेंटली क्योंकि इंडिया में ये प्रेजेंट नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते हैं, बट ये याद रखना है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है. अब अदर जो भी कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप ठीक से खुद से भी पढ़ सकते हो, बट एक बार जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं. सो Associations of the Asian Election Authorities (AAEA), India has been unanimously elected as the new chair of the AAEA for 2022 to 2024. यानी कि Association of Asian Election Authorities established in 1998 for to provide non-partisan forum in the Asian region for promoting open and transparent elections to सपोर्ट गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. यानी कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए जो है इंडिया के पाले में बात आ गई है, इंडिया चेयर कर रहा है इसको. एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी EMB. उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं. रजिस्टर्ड रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें भी जो है रजिस्टर्ड रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो है नॉन एग्जिस्टिंग पार्टीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी आउटफिट. सो RUPPs वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टिंग एंड वायलेटिंग 1951 का जो भी वायलेशन कर रहे हैं पार्टी जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के उनको निकालना जो भी बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस में नहीं है, और ये सारी चीजें हैं इसमें. तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाला कुछ नहीं लगा इसमें. इलेक्शन सिंबल्स की बात करें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है. इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 empower the election commission of India which groups a representative of reorganized national and state party. तो इलेक्शन कमीशन ही जो है डिसाइड करता है नेशनल स्टेट पार्टी के जो भी चिन्ह दिए जाते हैं उनको उसके बेसिस पे लड़ने के लिए. डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग. स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी other than the group that got party symbols had to register itself as a separate party. यानी कि जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनका तो अलग ही है, लेकिन जो नई पार्टीज आती हैं नई नवेली पार्टी तो उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है. उसी के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है उन पार्टीज के लिए और फिर वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को. सो स्प्लिट ऑफ द रजिस्टर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जैसे इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइस करता है वार्निंग factions to the resolve their differences internally or approach the court. तो इसमें जितने भी MP MLAs को supported one of the factions delegations वगैरह किए जाते हैं, तो ये जो है mainly इसके लिए था symbols वगैरह के लिए. contesting elections from the multiple seats, ये थोड़ा न्यूज में रहा है. पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के थ्रू पीपल फ्रॉम contesting elections from the more than one seats as an alternative hefty fine should be imposed on those vacating one of the constituencies and forcing a bypoll. क्योंकि अब बाईपोल भी कराया जाता है तो फिर उसके लिए जो है काफी ज्यादा खर्चा लग जाता है. सेक्शन 30
3 सब क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट बात करता है वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कंटेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये अलाउ करता है आरपी एक्ट। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1990 में बात करी थी, 117th रिपोर्ट लॉ कमीशन की आई, जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ 1999 का, एंड आल्सो इंक्लूडेड रिकमेंडेशन फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ contesting one contestant can like कंटेस्ट ओनली वन सीट। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप या तो हारो या जीतो, एक दो जगह से लड़ने का क्या मतलब है, पैसे का पूरा वेस्टेज होता है। बट ये जो है डिपेंड करता है कि भाई पार्लियामेंट वगैरह और वहाँ के मेंबर्स, जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर उसी में फेवर करेंगी ना, जो लोग जो है गवर्नमेंट और सत्ता में बैठे हुए हैं और जो भी पॉलिटिक्स में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स की अगर बात कर रहे हैं, टेंडर वोट which means there are useful when a person representing himself or herself to be a particular electoral seeking to vote after another person has already voted as such elector, then there shall be entitled no marks। बहुत कुछ important नहीं है ये, तो इसको आप skip भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरल, तो आपने इलेक्शन कमीशन में जाके अपने आप को लीगली रजिस्टर करना, एंड लीगल अमेंडमेंट्स इन आरपीए 1955 मॉडिफिकेशन करना, रजिस्टर ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स 1960 का, एंड इनिशिएटेड फॉलोइंग कैरेक्टर्स। Those above 17 years of age can apply in the advance, यानी कि 17 साल की एज का जो बच्चा है वो वोटिंग के लिए जो है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकता है। इलेक्टोरल रोल विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टरली इसको जो है अपडेट किया जाए, एंड जो भी यंगस्टर्स हैं उनको उस रजिस्टर में नापा जाए, आई मीन लाया जाए, जो कि 18 साल क्वालिफाई कर रहे हों, और आधार से उसका जो भी जितनी भी ऑप्शनल प्रोविजन टू लिंक आधार से लिंक हो और वो ऐड किए जा सके उसमें। अब बात करते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप 2 सब कमिटीज अंडर NACAE। सब कमिटीज एम टू स्टडी वे टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑफ इट्स वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे वो सारी जो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो ये जो था ये था टॉपिक 5। अब बात करेंगे हम टॉपिक 6 की इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अच्छे से स्टडी करो, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा ये, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड चीजें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे काफी हेल्प मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कर सकते हो, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू विल रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हे गाइस, सो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल डेमोक्रेसी। अब सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मेन चीज आती है आपके दिमाग में, एक चीज आती है सोशलिटी, यानी कि जो भी समाज में प्रजातंत्र है उसको लेके जो बात करते हैं। अब मेनली आती है नॉर्डिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो होती है मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जिसमें कि लोग जो है अपनी ओपिनियन देते हैं और उसी के बेसिस पे जो है डेमोक्रेसी चलती है। तो मॉडल ऑफ सोशल डेमोक्रेसी इज इन द डिस्कशन ड्यू टू द रिसेंट स्वीडन इलेक्शन, और रिसेंट स्वीडन इलेक्शन में जो इलेक्शंस हुए हैं स्वीडन में उसके लिए जो है बात करते हैं। अब नॉर्डिक मॉडल की बात करें तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन द सोशल वेलफेयर एंड द इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि वहाँ पे सोशल वेलफेयर को टारगेट किया जाता है और इकोनॉमिक वेलफेयर के हिसाब से काम किया जाता है, एंड दैट इज अडॉप्टेड बाय द नॉर्डिक कंट्री स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइलैंड। सो ये जो है ये कंट्रीज जो हैं हर चीज में टॉप पे होती हैं, जनरली पॉपुलेशन कम है और जो है जितनी भी फैसिलिटीज वगैरह काफी अच्छे लेवल पे हैं। उसके अलावा इनका जो भी सोसाइटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी ज्यादा है। सो दिस मॉडल हैज हेल्प दीज कंट्रीज अचीव सिग्निफिकेंट आउटकम्स लाइक हाई लेवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड्स, participation in the globalization, economic progress, low level of inequality and high living standards, higher labor participation rates in the world। और ये सारी जो चीजें हैं वो सोशल डेमोक्रेसी ही कर रहा है। तो एक चीज कह सकते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा है एक तो, और हर चीज को सिखाना इज नॉट दैट इजी। फीचर अगर बात करें सोशल डेमोक्रेसी सिस्टम की, डेमोक्रेटिक सिस्टम की, सो रिलायंस ऑन द रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि हर कोई रिस्पॉन्सिबल है अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेके, चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, एंड
Apart from this, comprehensive social welfare schema and emphasis on the publicity provided social services and investment in the child care ho chahe education research among others, and then funded by the progressive taxation, क्योंकि progressive taxation policy यूज की जाती है वहां पे और उसी के बेसिस पे जो है ये वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती हैं। अब प्रेजेंस की बात करें, प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट इंस्टीट्यूशन with active labor unions and employer associations. These are present there. This allows a significant collective bargaining, wages negotiation and coordination besides an active role in गवर्नेंस एंड पॉलिसीज। तो ये जो है एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट किया जाता है, चाहे वो वहाँ की पब्लिक हो और चाहे गवर्नमेंट हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म का जो डिफरेंस है वो आपको पता ही होगा कि कैपिटलिज्म जो है मोर ओवर प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है। सोशलिज्म की अगर बात करते हैं तो इट इज मोर ओवर टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ the nation. Social democracy is an ideology that seeks to promote egalitarianism within a capitalism system, यानी कि एक कैपिटलिस्ट सिस्टम में ही एक आइडियोलॉजी है। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक interventions in order to create fair and equal society within a capitalist framework, यानी कि कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क है, लोग प्रॉफिट के बारे में भी बात करते हैं, ऑन द अदर साइड सोशल वेलफेयर के लिए लोगों के लिए काम भी किया जाता है। इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो सब इक्वल है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी में सीक्स टू क्रिएट ग्रेटर इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी। वहां पे जैसे कास्ट, जात पात, भेद, रंग, इस टाइप की बहुत सारी चीजें नहीं है जो कि आप अगर इंडिया के कंपैरिजन में देखोगे। थ्रू मेजर्स सच एज wealth redistribution and welfare provisions, representative democracy is also used as a means by which greater equality can be achieved. Evolution as revolution, अगर इसकी बात करते हैं तो unlike Marxist, social democratic seeks change through evolution rather than the revolution, and they tend to promote models that combine capitalism and socialism. दोनों चीजों को कंबाइन करके इवोल्यूशन और रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो है इसमें। एंड इन ऑर्डर टू इफेक्ट चेंज इन सोसाइटी इंक्लूडिंग बोथ प्राइवेट एंड स्टेट ओन या फिर स्टेट ओनरशिप। यूनिवर्सल सर्विसेज की अगर बात करोगे आप तो मॉडर्न जो है सोशल डेमोक्रेसी जो कैरेक्टराइज बाय इट्स कमिटमेंट to the universal provisions of the services such as health care, education and जितनी भी ये सारी चीजें हैं उसके लिए स्टेट भी जिम्मेदार है और लोग भी अपने जो काम करते हैं वो काफी जिम्मेदारी से करते हैं। तो कंट्रीब्यूशन है दोनों का ही, चाहे हेल्थ हो, सर्विस सेक्टर हो, केयर सर्विसेज वगैरह हो, एल्डरली पीपल के लिए, चाइल्ड के लिए भी पूरी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलाई जाती है। अब सोशल डेमोक्रेट्स ऑल्सो स्ट्रांगली प्रोमोटेड वर्कर राइट्स, तो ये इट इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर। तो ये जो था ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है इस टाइप से, और सिग्निफिकेंटली क्योंकि इंडिया में ये प्रेजेंट नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन हार्डली पूछे जाते हैं, बट ये याद रखना है कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है। अब अदर जो भी कुछ टॉपिक्स हैं उसके बारे में क्विकली डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको आप ठीक से खुद से भी पढ़ सकते हो, बट एक बार जस्ट एक रिव्यू ले लेते हैं। सो Associations of the Asian Election Authorities (AAEA), India has been unanimously elected as the new chair of the AAEA for 2022 to 2024. यानी कि Association of Asian Election Authorities established in 1998 for to provide non-partisan forum in the Asian region for promoting open and transparent elections to सपोर्ट गुड गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। यानी कि गुड गवर्नेंस और डेमोक्रेसी के लिए जो है इंडिया के पाले में बात आ गई है, इंडिया चेयर कर रहा है इसको। एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए फाउंडर मेंबर ऑफ द इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी EMB। उसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे इसमें, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछते हैं। रजिस्टर्ड रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें भी जो है रजिस्टर्ड रीऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज में ये जो है नॉन एग्जिस्टिंग पार्टीज फ्रॉम लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी आउटफिट। सो RUPPs वर फाउंड टू बी नॉन एग्जिस्टिंग एंड वायलेटिंग 1951 का जो भी वायलेशन कर रहे हैं, पार्टी जो भी एग्जिस्टेंस में नहीं थी
उनके लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन के उनको निकालना जो भी बहुत टाइम से एग्जिस्टेंस में नहीं है, और ये सारी चीजें हैं इसमें। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाला कुछ नहीं लगा। इसमें इलेक्शन सिंबल्स की बात करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है। इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 empowered the election commission of India, which groups a representative of reorganized national and state party। तो इलेक्शन कमीशन ही जो है डिसाइड करता है नेशनल स्टेट पार्टी के जो भी चिन्ह दिए जाते हैं उनको उसके बेसिस पे लड़ने के लिए। डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज बाइंडिंग। स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ पार्टी other than the group that got party symbols had to register itself as a separate party। यानी कि जो रजिस्टर्ड पार्टी है उनका तो अलग ही है, लेकिन जो नई पार्टीज आती हैं, नई नवेली पार्टी, तो उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। उसी के बेसिस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है सिंबल्स वगैरह प्रोवाइड करवाता है उन पार्टीज के लिए, और फिर वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन को। सो स्प्लिट ऑफ द रजिस्टर्ड बाय द रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, जैसे इलेक्शन कमीशन यूजुअली एडवाइस करता है वार्निंग factions to the resolve their differences internally or approach the court। तो इसमें जितने भी MP MLAs को supported one of the factions delegations वगैरह किए जाते हैं, तो ये जो है मेनली इसके लिए था, सिंबल्स वगैरह के लिए। contesting elections from the multiple seats, ये थोड़ा न्यूज में रहा है। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के थ्रू पीपल फ्रॉम contesting elections from the more than one seats as an alternative hefty fine should be imposed on those vacating one of the constituencies and forcing a bypoll। क्योंकि अब बाईपोल भी कराया जाता है तो फिर उसके लिए जो है काफी ज्यादा खर्चा लग जाता है। सेक्शन 33 सब क्लॉज 7 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट बात करता है वन कैंडिडेट कैन कंटेस्ट फ्रॉम ए मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 कंटेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और ये अलाउ करता है आरपी एक्ट। दिनेश गोस्वामी कमेटी रिपोर्ट 1990 में बात करी थी, 117th रिपोर्ट लॉ कमीशन की आई, जिसमें कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ 1999 का, एंड आल्सो इंक्लूडेड रिकमेंडेशन फॉर रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंटेस्टिंग वन कंटेस्टेंट कैन लाइक कंटेस्ट ओनली वन सीट। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप या तो हारो या जीतो, एक दो जगह से लड़ने का क्या मतलब है, पैसे का पूरा वेस्टेज होता है। बट ये जो है डिपेंड करता है कि भाई पार्लियामेंट वगैरह और वहाँ के मेंबर्स, जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो फिर उसी में फेवर करेंगी ना, जो लोग जो है गवर्नमेंट और सत्ता में बैठे हुए हैं और जो भी पॉलिटिक्स में है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोट्स की अगर बात करें, टेंडर वोट which means they are useful when a person representing himself or herself to be a particular electoral seeking to vote after another person has already voted as such elector, then there shall be entitled no marks। बहुत कुछ important नहीं है ये, तो इसको आप skip भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरल, तो आपने इलेक्शन कमीशन में जाके अपने आप को लीगली रजिस्टर करना, एंड लीगल अमेंडमेंट्स इन आरपीए 1955 मॉडिफिकेशन करना, रजिस्टर ऑफ द इलेक्टोरल रूल्स 1960 का, एंड इनिशिएटेड फॉलोइंग कैरेक्टर्स। Those above 17 years of age can apply in the advance, यानी कि 17 साल की एज का जो बच्चा है वो वोटिंग के लिए जो है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई कर सकता है। इलेक्टोरल रोल विल बी अपडेटेड एवरी क्वार्टरली इसको जो है अपडेट किया जाए, एंड जो भी यंगस्टर्स हैं उनको उस रजिस्टर में नापा जाए, लाया जाए, जो कि 18 साल क्वालिफाई कर रहे हों, और आधार से उसका जो भी जितनी भी ऑप्शनल प्रोविजन टू लिंक आधार से लिंक हो और वो ऐड किए जा सके उसमें। अब बात करते हैं नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन एक्सेसिबल इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप 2 सब कमिटीज अंडर NACAE। सब कमिटीज एम टू स्टडी वे टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी फीचर ऑफ इट्स वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट पे वो सारी जो इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। तो ये जो था ये था टॉपिक 5। अब बात करेंगे हम टॉपिक 6 की इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अच्छे से स्टडी करो, इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर बिल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, और थोड़ा सा बड़ा टॉपिक होगा ये, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड चीजें करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है और आपको इससे काफी हेल्प मिल रही है तो अपने फ्रेंड्स को ये शेयर भी कर सकते हो, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ यू विल रियली लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।